हेलो, ऑडियो इज क्लियर? ऑडियो इज क्लियर? ऑडियो इज क्लियर? वीडियो इज क्लियर? ओके, चलिए फिर आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ। तो कल हम एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। एस ब्लॉक एलिमेंट को हमको ग्रुप नंबर 1 के बारे में नहीं पढ़ना है, ग्रुप नंबर 2 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैं दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम लिखता हूँ। ग्रुप नंबर 1 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे रहेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं। हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे रहेगा बेरिलियम, यहाँ पे रहेगा मैग्नीशियम, नेक्स्ट विल बी कैल्शियम, यहाँ पे आएगा बेरियम, यहाँ पे आएगा स्ट्रोंटियम और सबसे लास्ट में आएगा रेडियम। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे आएगा स्ट्रोंटियम और यहाँ पे आएगा बेरियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ग्रुप नंबर 1 में कौन से एलिमेंट्स है और ग्रुप नंबर 2 में कौन से एलिमेंट्स है। ठीक है, कल कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, उनमें से पहली जो बात थी वो थी एटॉमिक साइज के हिसाब से। ठीक है, तो एटॉमिक साइज जो रहेगा वो एटॉमिक साइज का ट्रेंड कैसे रहेगा वो मैंने बताया था। जब एटॉमिक साइज की बात आती है तो यहाँ पे हमने दो बातें पढ़ी। कौन सी? पहली जो बात हमने पढ़ी थी वो थी मेटालिक साइज की, और दूसरी जो बात हमने देखी थी वो देखी थी आयोनिक साइज की। तो मेटल का साइज का ट्रेंड क्या रहेगा और आयंस के साइज का ट्रेंड क्या रहेगा। उसके बाद हमने एक्वस स्टेज में भी देखा था कि एक्वस स्टेज में उनका साइज का जो ट्रेंड रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखा था। ठीक है, तो हम टॉप टू बॉटम जा रहे थे, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका था? सबसे ज्यादा ग्रुप नंबर 2 में से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका था? हम रेडियम और फ्रांसियम को स्टडी नहीं करेंगे। तो ग्रुप नंबर 2 में सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट था वो था बेरिलियम का। बेरिलियम से कम जो रहेगा वो रहेगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से कम जो रहेगा वो रहेगा कैल्शियम का, कैल्शियम से कम जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रोंटियम का, और सबसे कम जो रहेगा वो बेरियम का। ये वाला ट्रेंड कैसे रहेगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, तो बेरिलियम और बेरिलियम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर, एंड इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर, so its melting point will be higher. So melting point is completely depends on the intermolecular force of attraction. As the intermolecular force of attraction increases, the melting point will be increases. But in reality ये वाला सीक्वेंस जो रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। सबसे ज्यादा होता है बेरिलियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम स्ट्रोंटियम, उससे कम बेरियम, और सबसे कम जो रहेगा वो मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड था और ये हमारा एक्चुअल है। तो एक्चुअल में मैग्नीशियम का पोजीशन जो है वो चेंज हो गया। मैग्नीशियम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम से कम होना चाहिए और कैल्शियम से ज्यादा होना चाहिए, बट इन रियलिटी मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा। ठीक है, बट इन रियलिटी मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा। अब आप बोलोगे सर इसका पोजीशन यहाँ क्यों चला गया? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम इज लेस कंपेयर्ड टू ऑल? रियल में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट बेरिलियम और कैल्शियम के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दैट व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम इज लीस्ट कंपेयर्ड टू ऑल? इसका रीजन आता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ये सभी के सभी एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में होते हैं। कौन से स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में।
जब ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और हर एटम जो रहेगा, हर सॉलिड जो रहेगा, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो रहेगा वो अलग अलग होगा। अब आप बोलोगे सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन फिलहाल हमने वो नहीं पढ़ा है तो उसको मैं इसके हिसाब से बता देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल के लिए मानते हैं कि यहाँ पे एक सॉलिड है कैपिटल ए और यहाँ पे एक सॉलिड है कैपिटल बी, यहाँ पे एक सॉलिड है कैपिटल ए, यहाँ पे एक सॉलिड है कैपिटल बी, और इनका मैं 2D स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। सॉलिड का मतलब कि पार्टिकल्स जो रहेंगे वो एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए, ठीक है। तो ए का जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से है, सो दीज आर पार्टिकल्स ऑफ ए, these are particles of A, और ये सॉलिड में है तो इनका अरेंजमेंट ऐसे रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ B, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ B, ठीक है। अब मैंने आपको पूछा कि A और B में से किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप देखो मैंने यहां से ये पार्टिकल सिलेक्ट किया। अब मैंने पूछा ये पार्टिकल कितने पार्टिकल को डायरेक्टली अटैच्ड है, ये जो पार्टिकल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ये पार्टिकल कितने पार्टिकल को डायरेक्टली अटैच्ड है, देख के बताओ। ये वाला पार्टिकल कितने पार्टिकल को डायरेक्टली अटैच्ड है, इनडायरेक्टली नहीं। ये जो पार्टिकल है ये डायरेक्टली 4 पार्टिकल को अटैच्ड है, ये रहेगा फर्स्ट पार्टिकल, ये रहेगा सेकंड पार्टिकल, ये रहेगा थर्ड पार्टिकल, और ये रहेगा फोर्थ पार्टिकल। ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, बस पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग है, बस पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग है। इसमें से मैंने ये देखो ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से ये वाला जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ का जो पार्टिकल मैंने सिलेक्ट किया है ये पार्टिकल राइट साइड में इसको अटैच्ड है, लेफ्ट साइड में इसको अटैच्ड है, ये इधर इसको अटैच्ड है, यहाँ पे इसको अटैच्ड है, यहाँ पे इसको अटैच्ड है, और यहाँ पे इसको अटैच्ड है, ठीक है। तो ए का जो पार्टिकल हमने सिलेक्ट किया है ये 4 पार्टिकल को डायरेक्टली अटैच्ड है, लेकिन बी का जो हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया है वो 6 पार्टिकल को अटैच्ड है। तो अब मुझे बताओ ये सिलेक्टेड पार्टिकल को 4 पार्टिकल में पकड़ के रखा है, इस सिलेक्टेड पार्टिकल को 6 पार्टिकल में पकड़ के रखा है। तो अब मुझे बताओ कौन से पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, ए या बी? कौन से पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, ए या बी? आंसर इज वेरी सिंपल, बहुत डिफिकल्ट आंसर नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक पार्टिकल को 6 पार्टिकल में पकड़ के रखा है, इसको एक पार्टिकल को 4 ही पार्टिकल में पकड़ा है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, लेकिन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। और इसी रीजन की वजह से सेम रीजन मैग्नीशियम में होता है, सेम रीजन मैग्नीशियम में होता है। ये सिंपलेस्ट तरीका है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के वजह से एक्सप्लेन करने का। इससे ज्यादा डीप में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब कुछ हमको पढ़ना है सॉलिड स्टेट में। तो जब सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे तब ये फिर से वापस होगा, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। और इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से मैग्नीशियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाकी लोगों से डिफरेंट होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर इसके जैसे आता है।
जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम अटैच रहेंगे तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, और जब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो भी कम रहेगा। इसीलिए मैग्नीशियम सेकंड प्लेस के ऊपर ना होके वो लास्ट प्लेस के ऊपर जाके बैठ गया है। सो दैट इज द रीजन व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम इज लिस्ट कंपेयर टू ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट्स। जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझा है चैट बॉक्स में लिख सकते हो। इफ रियली समझा है तो आपको हैंड रेज करने में मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, दैट्स नाइस। इसके बाद हमने पॉइंट नंबर 3 जो देखा था उसको मैंने बोला था हाइड्रेशन एंथैल्पी। उसको मैंने बोला था हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का साइन जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी का साइन जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, लेकिन हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रहेगा वो कम होगा। तो मैं लिख सकता हूँ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, बट साइन विल बी नेगेटिव। इसका साइन जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव साइन बस ये इंडिकेट करने का काम करता है कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ है, यहाँ पे एनर्जी का गेन नहीं हुआ है। ठीक है। अब मैंने पूछा नंबर 4 मेटालिक कैरेक्टर या मेटालिक नेचर। देखो बेरिलियम से लेकर बेरियम ऑल आर मेटल, और मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है? मेटल का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो अब मुझे बताओ ये Be और Ba में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा? Be और Ba में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा? यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। Be और Ba में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा? तो सिंपल सा आंसर है Ba जो रहेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा, क्योंकि Be का साइज सबसे छोटा है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा। Be का साइज सबसे छोटा है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा। Ba का साइज सबसे बड़ा है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम रहेगा, तो Ba जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा। इसका मतलब Ba का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। Ba का मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे तो Be का मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम रहेगा, उससे ज्यादा मैग्नीशियम का, उससे ज्यादा कैल्शियम का, उससे ज्यादा स्ट्रोंटियम का, और सबसे ज्यादा बेरियम का। क्या आपको ये समझ में आ गया बेरियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा क्यों है? क्योंकि मेटालिक नेचर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए। जिनको ये पॉइंट समझा है वो हैंड रेज करेंगे, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिखना है क्या नहीं समझा। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, और जितना साइज छोटा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम रहेगा। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मेटालिक नेचर। ठीक है। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से जब बेरिलियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बेरिलियम +2 बनेगा, यहाँ पे बेरियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बेरियम +2 बनेगा। अब बेरियम से बेरियम +2 हुआ, बेरियम से बेरियम +2 हुआ, और जब बेरियम से बेरियम +2 हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, और जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो आप मुझे बताओ बेरियम और बेरिलियम, Be और Ba इन दोनों में से कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? Be और Ba इन दोनों में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा? Ba। तो मुझे बताओ Be और Ba में से कौन अपना ऑक्सीडेशन इजीली करेगा? रिया, Be कैसे आएगा बेटा?
Pe का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और Ba का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो Ba जो रहेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा। तो मुझे बताओ Be और Ba में से कौन अपना ऑक्सीडेशन इजीली करेगा? Be और Ba में से कौन अपना ऑक्सीडेशन इजीली करेगा? तो इनमें से Ba जो रहेगा वो अपना ऑक्सीडेशन इजीली करेगा, लेकिन Be जो रहेगा वो अपना ऑक्सीडेशन इजीली नहीं करेगा। तो आप मुझे बताओ, इफ हम इनको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज करते हैं, इफ हम इनको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज करते हैं, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहेगा? किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहेगा? Ba का रहेगा या Be का रहेगा? Ba का रहेगा या Be का रहेगा? किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा? देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी, और ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन लूज, देखो मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसमें है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसमें है? बेरियम में या बेरिलियम में? यहां से शुरू करता हूं, जिनको नहीं समझा है समझाने के लिए मैं यहां से शुरू करता हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेरिलियम और बेरियम में से ज्यादा किसमें है? अब आंसर दोगे तो दैट विल बी गुड, ठीक है। तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेरिलियम में होगा। इसका मतलब बेरिलियम अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, लेकिन बेरियम जो है Ba जो रहेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली देगा। ये क्लियर हुआ? तो इन दोनों में से Be का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा। Ba का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, और जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली देगा इसका मतलब Ba का ऑक्सीडेशन इजीली होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो Ba का ऑक्सीडेशन इजीली होगा और Be का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन इजीली हो सकता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। तो इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा? इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा? तो इन दोनों में से बेरियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब मैंने बोला मेरे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों को कंपेयर करना है, तो दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा? दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज छोटा रहेगा उतना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज बड़ा रहेगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। हमने मैग्नीशियम और कैल्शियम को कंपेयर किया तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। कैल्शियम और हमने स्ट्रोंटियम को कंपेयर किया तो स्ट्रोंटियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और स्ट्रोंटियम और बेरियम को कंपेयर किया तो बेरियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। ये वाला सीक्वेंस जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। एंड प्लीज आपको समझा है तो हैंड रेज कर दो, ताकि मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा कि कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि दीज आर द बेसिक्स। आपने ग्रुप 1 में क्या पढ़ा वो मुझे नहीं पता, ग्रुप 2 के आगे कैसे लेके जाना है वो मुझे पता है। तो प्लीज बी ऑनेस्ट, क्लियर अपना आंसर होना चाहिए, ठीक है। 24 लोगों ने हाथ ऊपर किया, इसका मतलब 24 लोगों को ही समझ में आया, बाकी किसी को समझ में नहीं आया, यही मान के चलता हूं मैं। क्या ऐसा है? ओके महावीर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे बेरियम का साइज बड़ा है और बेरिलियम का साइज छोटा है, और जिसका साइज छोटा रहेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा महावीर।
हम साइज के हिसाब से देखेंगे तो बेरियम का साइज सबसे बड़ा है और बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है। महावीर आपने शायद उल्टा कंसीडर किया। ओके, अब देखो ये हुआ, देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर सेम और अपोजिट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर सेम और अपोजिट। आई थिंक दैट आर अपोजिट। अब ये रहेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ट्रेंड, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा रहेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा बेरियम का है, सबसे कम बेरिलियम का है, तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा? रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा? तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहेगा Be का, उससे कम रहेगा Mg का, उससे कम रहेगा कैल्शियम का, उससे कम रहेगा स्ट्रोंथियम का और सबसे कम रहेगा बेरियम का। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का वैल्यू मैंने बता दिया है, दोनों का वैल्यू मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, Devers, which relation, about which relation you are talking? Devers, about which relation you are talking? ओके ठीक है, हाँ दैट्स ओके। तो ये रहेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब मैंने बोला यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1.13 वोल्ट और दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। तो इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम का होगा और कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैल्शियम का होगा? एग्जांपल में दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू 1.13 है, दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.34 है। ये किसका है ये लिखना भूल गए, तो आपको ये बताना है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू इनमें से कौन सा है और कैल्शियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू इनमें से कौन सा है। यस रिया, वी कैन से लाइक दैट। ओके, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये रहेगा इसका और मैग्नीशियम के लिए रहेगा इस प्रकार से। दैट्स ओके। अब मैंने बोला यहाँ पे उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.38 और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.54 और एक जगह लिखा हुआ है बेरियम और दूसरे जगह लिखा हुआ है बेरियम। अब मुझे बताओ ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है, एक है 0.38 वोल्ट और दूसरा है -0.54 वोल्ट। एक में Be है और दूसरे में Ba है, तो आप मुझे बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो सकता है? कैन यू आइडेंटिफाई, कैन यू आइडेंटिफाई किसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन पोटेंशियल बेरिलियम का सबसे ज्यादा रहेगा और बेरियम का सबसे कम रहेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो प्लस में है और यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो माइनस में है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा तो ये रहेगा बेरिलियम के लिए और ये रहेगा बेरियम के लिए। समझ में आ रहा है? तो बेरिलियम के लिए और बेरियम के लिए क्या रहेगा वो हम यहां से देख सकते हैं। हाँ, तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा रहेगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड क्या रहेगा वो हमने पूछ लिया है। सबसे पहली बात, इनमें से किसी में कुछ डाउट्स है तो जल्दी से पूछ लो, अदरवाइज मैं इसको इरेज करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। इफ देयर हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क। डाउट्स नहीं है तो हैंड रेज कर दो। नहीं
ग्रेसी, दिस इज अ हाइपोथेटिकल वैल्यू, मैंने आपको बस कंपैरिजन के लिए हाइपोथेटिकल वैल्यू को दिया है, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज हाइपोथेटिकल वैल्यू। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इफ हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो बेरिलियम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2। और जब उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? ये बॉन्ड जो रहेगा वो 2 बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इफ हम यहाँ पे बेरिलियम के बारे में देखेंगे तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। इफ हम मैग्नीशियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 12, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। महावीर सब इरेज होने के बाद आप अभी पूछ रहे हो, मेरे पास तो डेटा भी नहीं है जो मैंने वहां लिखा था। So that's why I always told you, जो टाइम आपको दिया है गिवन टाइम में पूछो। तो आप वीडियो जो है वो टी स्कूल में देखना, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मुझे वो डाउट पूछ लेना, क्योंकि अब सब डेटा इरेज हो चुका है और वो सभी के सभी वैल्यूज हाइपोथेटिकल थे। ओके दैट्स ओके, हाँ ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना टी स्कूल में से और मुझे भेज देना, मैं आपको बता दूंगा। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वैलेंस शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी वैलेंस शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ग्रुप नंबर 2 जो रहेंगे, इसका वैलेंसी जो रहेगा, इधर लिखता हूँ, ग्रुप नंबर 2 का जो वैलेंसी है, दैट वैलेंसी विल बी 2, वैलेंसी विल बी 2। इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? +2। व्हाई? बिकॉज़ सभी के सभी मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और सबके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सबके वैलेंस शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। अब मैंने आपको पूछा, मेरे पास यहाँ पे बेरिलियम है और यहाँ पे मेरे पास बेरिलियम +2 है, ठीक है। तो बेरिलियम या तो 0 में रहेगा या तो +2 में रहेगा, ये 2 ही फॉर्म में रहेगा। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स है, या तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है या तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो सकता है। ओनली 2 ऑक्सीडेशन नंबर्स आर पॉसिबल। तो आप मुझे बताओ, बेरिलियम जब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, और जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन दैट how many number of unpaired electrons are there with beryllium neutral, oxidation number is 0, and how many number of unpaired electrons will be there, how many total unpaired electrons with beryllium +2? So just give me answer. How many number of unpaired electrons with beryllium 0 and beryllium +2 both? ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने ये नहीं पूछा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मैंने पूछा उनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, ठीक है। तो ये 1s हैविंग 1 s ऑर्बिटल एंड दिस इज 2s ऑर्बिटल। ओके, अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो यहाँ पे s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इज क्लॉकवाइज एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। इस s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इज क्लॉकवाइज एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बेरिलियम 0 के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। क्लियर नाउ? इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 0। नाउ हम बेरिलियम का देखेंगे तो ये 1s2 और 2s0। व्हाई?
बिकॉज ये बेरिलियम से बेरिलियम +2 बना है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका मतलब s के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे। तो 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप मुझे बताओ बेरिलियम के पास बेरिलियम +2 के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये दोनों जिनको समझ में आ गए हैं वो हैंड रेस करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे अपना डाउट। मैंने बोला है हैंड रेस करने, आपका हैंड रेस मुझे सिर्फ ये बताने में हेल्प करेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो कितने लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है। तो प्लीज बी ऑनेस्ट एंड गिव योर करेक्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि आप करेक्ट रिस्पॉन्स दोगे तो ही हम लोग आपको हेल्प कर पाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ओके। देवरावल रिपीट करना है। देखो बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 1s2 एंड 2s2। 1s के पास एक बॉक्स होता है, s के पास एक बॉक्स होता है, यहाँ पे भी s ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी s ऑर्बिटल है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, one will be clockwise, second will be anti-clockwise. Here also having 2 electrons, one will be clockwise and second will be anti-clockwise. तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है, so no unpaired electron with beryllium neutral. Now here beryllium +2, बेरिलियम से बेरिलियम +2 बना। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। यहाँ पे 0 से +2 हुआ, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। 0 से +2 हुआ, 2 से बढ़ा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2s के पास के इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, तो 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0। तो दोनों में से किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड नहीं है, सॉरी अनपेयर्ड नहीं है, सभी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड है। देव एंड वंदन क्लियर है? देव एंड वंदन क्लियर है? यस, ओके, सो दैट इज अबाउट नाउ। अब मैंने आपको बोला था जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये जो रहेगा ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए या पैरामैग्नेटिक? ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए पैरामैग्नेटिक। तो ये जो रहेगा ये भी डायमैग्नेटिक रहेगा और ये जो रहेगा ये भी डायमैग्नेटिक रहेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 में भी ये डायमैग्नेटिक रहेगा और ऑक्सीडेशन नंबर +2 में भी ये डायमैग्नेटिक होगा। तो न्यूट्रल और +2 दोनों में ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। ये डायमैग्नेटिक वाला समझ में आ गया होगा तो हैंड रेस करना है, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिख भेजना है। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे तो डायमैग्नेटिक और एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने आपको पूछा मेरे पास यहाँ पे Na है और मेरे पास यहाँ पे Na+ है, तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक हो सकता है, कौन डायमैग्नेटिक हो सकता है? कैन यू टेल मी? Na एंड Na+, इनमें से कौन होगा डायमैग्नेटिक और कौन होगा पैरामैग्नेटिक? आप एक बार ट्राई करके बताओ। मतलब ये वाला कंसेप्ट समझा है कि नहीं समझा है वो यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। कैसे पता किया? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पे s ऑर्बिटल है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, ठीक है। इसके पास देखेंगे तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसके पास सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सो दिस विल बी पैरामैग्नेटिक एंड दिस विल बी डायमैग्नेटिक, दिस विल बी डायमैग्नेटिक। क्लियर है? तो Na जो रहेगा वो पैरामैग्नेटिक रहेगा और Na+ जो रहेगा वो डायमैग्नेटिक रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका मैग्नेटिक नेचर कौन रहेगा। ओके, सेकंड थिंग, थर्ड वाला जो टॉपिक आता है वो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी 11th में पढ़े थे और ये मैंने आपको खुद पढ़ाया था, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले वो समझाता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब यहाँ पे एक मेटल का ब्लॉक है, सो दिस इज अ मेटालिक ब्लॉक, ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है। और मेटल जो होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री का मतलब मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, इजीली लूज करेगा, फ्री में नहीं देगा। क्या बोला मैंने? मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं। ऑडियो आ रहा है ना? दैट्स ओके, ठीक है। ऑडियो क्लियर है, वीडियो हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे जो मेटल है, इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन कब? जब कोई उसको बदले में एनर्जी देगा। तो क्या होगा? जैसे ही हम यहाँ से लाइट को पास करेंगे, जैसे ही हम यहाँ से लाइट को पास करेंगे तो यहाँ पे लाइट के पास एनर्जी होती है, लाइट के पास एनर्जी होती है। तो इस एनर्जी के वजह से यहाँ का जो मेटल है वो मेटल क्या करता है? मेटल +1 बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मेटल को इलेक्ट्रॉन देना है तो उसके बदले में एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी हमने सप्लाई की है लाइट से। तो जैसे ही लाइट का रेडिएशन इस मेटल के सरफेस के ऊपर आता है तो मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कौन बाहर निकलता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस फिनोमिना को, लाइट को यूज करेंगे, फोटोन को यूज करेंगे। इसको यूज करेंगे? फोटोन को। और फोटोन को यूज करके मेटल के ब्लॉक में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। फोटोन लाइट को यूज करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ओके, तो दिस इज अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहां से जो एनर्जी देंगे वो लाइट का जो एनर्जी रहेगा वो हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अब मुझे बताओ, बेरिलियम और मैग्नीशियम इन दोनों में से किसको ज्यादा एनर्जी वाला लाइट देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? तो हमको बेरिलियम का भी इलेक्ट्रॉन निकालना है इस प्रकार से और मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप मुझे बताओ किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी का लाइट हमको यूज करना होगा? इसका? बेरिलियम का। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और मैग्नीशियम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। मैं कंपैरिजन में बोल रहा हूं कि किसको ज्यादा लगेगा और किसको कम लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये फुल फील्ड है कि हाफ फील्ड है? बेरिलियम जो है ये फुल फील्ड है कि हाफ फील्ड है? बेरिलियम जो है वो फुल फील्ड है कि हाफ फील्ड है? फुल फील्ड है। और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है। मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 है। कैल्शियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 है।
S का कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं फुलफिल्ड। क्या बोलेंगे? जितना कैपेसिटी है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है तो फुलफिल्ड, और जितना कैपेसिटी है उसके आधे इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसको बोलेंगे हाफ फिल्ड। क्या बोलेंगे? हाफ फिल्ड। तो बेरिलियम के पास वैलेंस ऑर्बिटल s है, s का कैपेसिटी 2 है और उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था फुल फील्ड और हाफ फील्ड में से फुल फील्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और इफ किसी का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा। रिपीट कर रहा हूं फिर से, s ऑर्बिटल का कैपेसिटी 2 होता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो फुल फील्ड है, उसके पास आधे इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड है। और जब किसी के पास कोई फुल फील्ड होता है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट होता है, और उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, और इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और दूसरी बात, इनके सबके वैलेंस शेल जो है वो फुलफिल्ड है, और जब वो फुलफिल्ड रहेगा इसका मतलब वो स्टेबल रहेगा, और जो स्टेबल रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। क्या बोला मैंने? जो फुलफिल्ड है वो स्टेबल है, जो स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। ये पॉइंट समझा है तो हैंड रेज करना है, नहीं समझा है तो डाउट चैट बॉक्स में लिखना है। व्हाई ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स नेवर शो photoelectric effect? Simple reason, they are fulfilled, fulfilled is stable, stable है तो इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, and that's why photoelectric effect show नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद एक और आता है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे हमने कोई फ्लेम रखा है, यहाँ पे एक बर्नर है, ठीक है, यहाँ पे एक बर्नर है, और यहाँ से उन्होंने क्या किया, एक फ्लेम को प्रोड्यूस किया। सो दिस इज द फ्लेम ऑफ बर्नर, ठीक है, दिस इज द फ्लेम ऑफ बर्नर, ठीक है। ओके, जब भी हम किसी मेटल को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रखने के बाद जो मेटल है वो कलर को शो करता है। ऐसा नहीं कि सभी मेटल कलर शो करेंगे, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको इस फ्लेम में रखने के बाद उनका कंबशन होगा, और कंबशन होने के बाद वो फ्लेम को प्रोड्यूस करेंगे। अब वो फ्लेम को प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये फ्लेम का जो कलर होता है वो क्यों होता है। यहाँ पे यस अर्थात जो फुलफिल्ड है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। यहाँ पे ये कलर क्यों शो करते हैं फ्लेम में, उसका रीजन होता है जो भी कोई एलिमेंट होता है उसमें एक होता है ग्राउंड स्टेट और दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट। ये क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है मेटल में। तो जैसे ही उस मेटल को हम लोग फ्लेम में रखेंगे तो ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये फ्लेम के एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, और जैसे ही वो फ्लेम के एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और बाद में क्या होगा, वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में फिर से वापस आएगा। तो पहले क्या किया, उसने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, वो एनर्जी फ्लेम ने प्रोड्यूस किया था, उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर बाद में वो क्या करेगा, एक्साइटेड का ग्राउंड में आएगा, क्योंकि ग्राउंड में ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। जब ये एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा तो फिर एनर्जी को रिलीज करेगा, और जिस एनर्जी को वो रिलीज करेगा उसका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगा, और उस वेवलेंथ के हिसाब से वो कलर शो करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, इधर ध्यान दो। हम किसी मेटल को फ्लेम में रखेंगे, मेटल का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है,
जैसे ही फ्लेम में रखा तो उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जिस एनर्जी को वो रिलीज करेगा उसका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगा, और इस वेवलेंथ के हिसाब से वो कलर को शो करेगा। क्या करेगा? कलर को शो होगा। तो इफ ये ग्राउंड से एक्साइटेड और एक्साइटेड से ग्राउंड वाला ट्रांजिशन होता है, इफ ये ट्रांजिशन होता है तो कलर शो करेगा, इफ ये ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर को शो नहीं करेगा। अब मुझे बताओ बेरिलियम और मैग्नीशियम में से किसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी? बेरिलियम और मैग्नीशियम में से किसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी? बेरिलियम और मैग्नीशियम में से किसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी? बेरिलियम। क्यों बेरिलियम? क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है, तो बेरिलियम का साइज छोटा है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा। तो बेरिलियम का न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा कंपेयर टू मैग्नीशियम, और इसीलिए बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है तो उसके लिए एनर्जी जो रहेगा वो ज्यादा होगा। ठीक है? ओके। जितनी एनर्जी वो लूज गेन करेगा उतनी ही एनर्जी लूज करेगा। सपोज ग्राउंड से एक्साइटेड में जाने के लिए उसने 20 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब किया है, तो एक्साइटेड से ग्राउंड में आने के टाइम पे वो 20 जूल एनर्जी को रिलीज भी करेगा। ठीक है? क्लियर है? हाँ। अब देखो यहां पे देखो, पहले मैं बेरिलियम का साइज देखता हूं। बेरिलियम का दिस इज न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है? तो ये बेरिलियम का फर्स्ट शेल है, ये बेरिलियम का सेकंड शेल है, ये मैग्नीशियम का फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। ठीक है? अब देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में है और ये इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में है। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड में जाना है, इसको भी एक्साइटेड में जाना है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो ये बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम का जो है वो इजीली एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। अब क्लियर है? अब क्लियर है? समझ में आ गया? अब मुझे बताओ इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा? इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा? जिसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वापस भी आएगा तो वो कलर शो करेंगे, और जिसका इलेक्ट्रॉन ये नहीं करेगा तो वो ठीक है? ओके। ठीक है? तो वो इजीली कलर शो नहीं करेगा। तो जितने यहाँ पे प्रेजेंट है उनमें से बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा है तो ये फ्लेम कलर शो नहीं करेंगे, लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम जो रहेंगे ये फ्लेम में कलर शो करेंगे। तो इन दोनों का साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो ये ग्राउंड से एक्साइटेड से ग्राउंड ट्रांसफर नहीं करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो ग्रुप नंबर 2 में से बेरिलियम, मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट शो नहीं करेंगे, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम जो रहेंगे ये फ्लेम टेस्ट को शो करेंगे। महावीर शेल का साइज ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल सकता है। समझ में आ रहा है? और इसीलिए ठीक है? ओके, ये वाला क्लियर है तो हैंड रेस कीजिए।
ये फ्लेम टेस्ट वाला नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिख भेजिए। हैंड रेज कर सकते हो, ओनली 10 लोगों ने हैंड रेज किया है, इतना भी डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं था आई थिंक। मैंने आपको बोला है आपको हैंड रेज करने के लिए क्यों बोलता हूं, उसका रीजन भी मैंने आपको बोला है, तो प्लीज कोऑपरेट, क्योंकि डाउट सॉल्व करने के लिए भी मैं तैयार हूं। इसलिए मैंने आपको पूछा कि आपको नहीं समझा तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। यस, तो बेरिलियम इजीली लूज करेगा, बेरिलियम नहीं करेगा, तो इसमें सबसे ज्यादा इजीली कलर शो करेगा, ये दोनों कलर को शो नहीं करेंगे। ठीक है, ओके महावीर। हाँ, ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर, ठीक है। एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, उनमें से दो गैस को हम लोग नॉर्मली स्टडी करते हैं। एक होता है O2 गैस और दूसरा होता है N2 गैस। एक होता है O2 गैस और दूसरा रहेगा N2 गैस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेटल ऑन रिएक्शन विद O2। अब यहाँ पे आप बोलोगे मेटल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मेटल का मतलब है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो यहाँ पे जो M लिखा हुआ है, इस M का मतलब होता है इट इज द मेटल ऑफ ग्रुप नंबर 2। अब सपोज मैंने यहाँ पे बेरिलियम का रिएक्शन O2 के साथ किया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। मैंने बेरिलियम का रिएक्शन O2 के साथ किया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। जब भी हमको बाइनरी मॉलिक्यूल बनाने हैं, जब भी हमको बाइनरी मॉलिक्यूल बनाने होते हैं तो उनका सिंपल तरीका है, पहले मैं यहाँ पे बेरिलियम को लिखूंगा, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को लिखूंगा, बेरिलियम के नीचे उसकी वैलेंसी लिखूंगा, ऑक्सीजन के नीचे मैं उसकी वैलेंसी लिखूंगा। क्या मैं इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस। तो इनका सिंपल रेशियो जो रहेगा वो रहेगा 1:1। कितना रहेगा, 1:1। तो ये बेरिलियम जो रहेगा वो इस 1 के साथ जाएगा, ऑक्सीजन जो रहेगा वो इस 1 के साथ जाएगा। ठीक है, तो बेरिलियम एक 1 के साथ जाएगा, ऑक्सीजन दूसरे 1 के साथ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा ये होना चाहिए BeO। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये बनेगा प्रोडक्ट। क्या बनेगा, प्रोडक्ट। लेकिन हमारा एक काम ये भी होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हाफ मोल ऑफ O2 लिखेंगे। सो दिस इज बैलेंस रिएक्शन, दिस इज बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब ओके महावीर, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया। महावीर इफ पॉसिबल होता है तो उनके वैलेंसी को आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, इफ दे आर हैविंग एनी पॉसिबिलिटी देन। इफ एक 2 है और दूसरा 3 है तो वहां पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जब हम लोग बेरिलियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेरिलियम ऑक्साइड मिलेगा, हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, हम कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, हम स्ट्रोंटियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, और बेरियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेरियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये ऑक्साइड्स मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑक्साइड्स मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चन ये आता है, इनमें से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम में से कौन ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्शन शो करेगा। तो जिसका साइज छोटा होता है वो रिएक्शन इजीली शो करता है, जिसका साइज छोटा होता है वो इजीली रिएक्शन शो करता है।
अब देखो एप्पल जो होता है, एप्पल, जब एप्पल को हम लोग कट करते हैं बीच में से और उसको थोड़ी देर के लिए ओपन रखते हैं, तो जो जिस एरिया को हमने कट किया था, क्या उसका कलर चेंज होता है? क्या उसका कलर चेंज होता है? यस। वो कलर चेंज इसलिए होता है क्योंकि जो फ्रेशली कट किया हुआ एप्पल है, उस एप्पल का जो इनर सरफेस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका सरफेस जो रहेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जब उसके सरफेस का ऑक्सीडेशन होगा तो वो ब्राउन कलर शो करेगा। तो ये कलर चेंज होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। तो आप मुझे बताओ, वो जो ब्राउन कलर रहेगा वो बस उसी कट किए हुए सरफेस का रहेगा, या अंदर का पूरा एप्पल जो रहेगा वो ब्राउन रहेगा? ओनली सरफेस जो रहेगा वो ब्राउन रहेगा, या अंदर जो रहेगा वो पूरा का पूरा ब्राउन हो जाएगा? ओनली सरफेस, ओनली सरफेस। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? सरफेस का। अब सरफेस का ऑक्सीडेशन हो गया तो इनसाइड का पार्ट तो बच गया ना। इनसाइड के पार्ट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो सरफेस का ऑक्सीडेशन होगा। वैसे ही जब भी यहां पे हम किसी मेटल को यूज करते हैं, जब भी हम किसी मेटल को यूज करते हैं, तो सपोज ये मेटल का ब्लॉक है, सपोज ये मेटल का ब्लॉक, और मैंने बोला कि ये मेटल का ब्लॉक जो है वो सिल्वर कलर शो करता है। जैसे आपने एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा होगा ग्रुप नंबर 1 में कि सोडियम जो है वो सिल्वर कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करता है? सिल्वर। लेकिन आप नेचर में जब भी देखोगे सिल्वर सोडियम को, तो वो सिल्वर कलर में नहीं मिलता है, वो ब्लैक कलर में मिलता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि ये सोडियम जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सोडियम है, तो उस सोडियम में से इनर साइड वाला सोडियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में पहले आएगा, या सरफेस वाला सोडियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में पहले आएगा? सरफेस वाला ऑक्सीजन, सरफेस वाला सोडियम जो रहेगा वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तो ये ऑक्सीजन के साथ आएगा तो ये ऑक्साइड बनाएगा, ऐसे ऐसे ऑक्साइड बनाएगा। और जब ऐसे ऑक्साइड बनाएगा तो ऑक्साइड का जो लेयर रहेगा, ये ऑक्साइड का लेयर जो रहेगा वो उसके सरफेस के ऊपर रहेगा। तो मेटल के सरफेस के ऊपर जो रहेगा वो ऑक्साइड का लेयर रहेगा। तो जितना साइज छोटा रहेगा उतना ऑक्सीजन के साथ का रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा, और जितना ऑक्सीजन के साथ का रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा इजीली वो सरफेस का जो मेटल रहेगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा। और इसीलिए ऐसे मेटल को एयर में रखना अच्छा होगा? इट इज गुड और बैड? अच्छी चीज रहेगी या बैड चीज रहेगी? क्या हम इस मेटल को, इस वजह से इन मेटल्स को हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में रखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, और इसीलिए हम इनको रखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इसमें रखेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स को, ये जो मेटल है इन मेटल्स को नॉन पोलर सॉल्वेंट में स्टोर किया जाता है, जैसे केरोसिन, जैसे बेंजीन, जैसे एल्केन। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनके अंदर इस मेटल को स्टोर किया जाता है। अब आपको किसी ने पूछा इस मेटल को यहाँ पे क्यों स्टोर किया गया, तो हम बोलेंगे इफ ये ओपन एटमॉस्फेयर में रहेगा तो अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका सरफेस जो रहेगा वो खराब हो जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब इसको यूज करेंगे ना तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्साइड के लेयर को निकालना होगा। कट किया हुआ एप्पल खाना है तो पहले वो ऊपर वाला हम लोग एरिया काट के फेंक देंगे। इसीलिए ये झंझट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस मेटल को केरोसिन में रखेंगे ताकि उसके सरफेस के ऊपर ऑक्साइड का लेयर ना बने।
ठीक है, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड, ये एसिडिक रहेंगे, बेसिक रहेंगे कि न्यूट्रल रहेंगे? ये जो ऑक्साइड्स है वो एसिडिक रहेंगे, बेसिक रहेंगे कि न्यूट्रल रहेंगे? नॉर्मली ऐसा होता है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, नॉर्मली जो होता है मेटल ऑक्साइड जो रहेंगे वो एसिडिक होते हैं, सॉरी मेटल ऑक्साइड जो रहेंगे वो बेसिक होते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक, वो होते हैं एसिडिक। अब मुझे बताओ, बेरिलियम और मैग्नीशियम इनमें से किसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है? बेरिलियम और मैग्नीशियम इनमें से किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, सॉरी मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रहेगा वो ज्यादा बेसिक रहेगा। मैग्नीशियम और कैल्शियम में से कैल्शियम का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है और मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में से कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो हम बेरिलियम ऑक्साइड से बेरियम ऑक्साइड की तरफ आते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बेसिक कैरेक्टर क्यों बढ़ा? क्योंकि इनका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा है, तो जितना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उतना ही उनका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो टॉप बॉटम वाला जो रहेगा वो सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा। एक बात और, ये सभी के सभी बेसिक है और बेरिलियम ऑक्साइड जो रहेगा ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, दिस इज एम्फोटेरिक। ठीक है, तो बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, बाकी सभी के सभी बेसिक। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में से किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक रहेगा कंपेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन विद ऑक्सीजन समझ में आ गया है तो हैंड रेज कर दो, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिख दो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। समझा है तो हैंड रेज कर दो, नहीं समझा है तो अपना डाउट चैट बॉक्स में लिख दो। 20 सेकंड का समय आपके पास है, हैंड रेज कर सकते हो। BeO का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? BeO का स्ट्रक्चर रहेगा बेरिलियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ लोन पेयर एंड लोन पेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeO। देवच, इज देयर एनी डाउट्स? ओके, नो डाउट्स, दैट्स ओके। सेकंड जो आता है वो आता है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। मेटल का रिएक्शन N2 के साथ करेंगे तो व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट? यहां पे M का मतलब होता है ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स। व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट? What will be the possible product? Anyone? Okay. पहली बात, यहाँ पे जो हमने मेटल M लिया है और यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे मेटल का मतलब ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स। तो आप मुझे बता, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स का वैलेंसी कितना है? ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स का वैलेंसी 2 है और नाइट्रोजन का जो वैलेंसी रहेगा वो 3 रहेगा। क्या हम इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंपल रेशियो में कन्वर्ट जाएंगे तो फ्रैक्शन में आएगा और फ्रैक्शन नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा M3N2। M3N2 क्या ये बाइनरी मॉलिक्यूल है? क्या ये बाइनरी मॉलिक्यूल है? यस। और बाइनरी में से एक नाइट्रोजन है
और बाइनरी में से जब एक नाइट्रोजन रहेगा तो इसको हम बोलेंगे नाइट्राइड। क्या बोलेंगे? नाइट्राइड। जैसे ऑक्सीजन होता है बाइनरी वाला तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं, तो नाइट्रोजन वाला जो रहेगा उसको हम बोलेंगे नाइट्राइड। जब हम बेरिलियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये रहेगा बेरिलियम नाइट्राइड। जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये रहेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। जब कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम नाइट्राइड। जब स्ट्रोंटियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो स्ट्रोंटियम नाइट्राइड। और जब बेरियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेरियम नाइट्राइड। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम नाइट्राइड्स को बना सकते हैं। ठीक है, एक बात और, यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के सभी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो ग्रुप नंबर 2 का बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये पूछते हैं कि ग्रुप नंबर 1 में से कौन सा एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, या तो कौन ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। अब मैं ग्रुप नंबर 2 बता रहा हूं तो मैं ग्रुप नंबर 2 के बारे में बोल रहा हूं कि ग्रुप नंबर 2 के सभी एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं, दोनों के साथ। ग्रुप नंबर 1 में ऐसा नहीं है। वो क्या है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो मैं वो यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं करूंगा। मैं ग्रुप नंबर 2 के बारे में बोल रहा हूँ कि ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करेंगे, नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करेंगे। If they are reacting with nitrogen, they are forming nitrides. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हमने रिएक्शन विद नाइट्रोजन देख लिया है। जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। एक बार देख लो अच्छे से। बस 14 ओनली। अरे 20 तो हो सकते हैं ना, 19 ही हो गए। ये सही है, 23 हो गए, 24 25। डाउट वाले पूछ लो डाउट। ओके, तो पहले देखा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फिर देखा रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अब देखेंगे रिएक्शन विद, क्या देखते हैं वो अभी पता चलेगा। अब देखेंगे रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, अब मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे जो मेटल्स है उनका रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो ये MgOH/2 बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। साथ में क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। जब यहाँ पे हम लोग बेरिलियम को यूज करेंगे तो ये बन जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। जब यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम को यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब यहाँ पे कैल्शियम को यूज करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें सोल्यूबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड बेसिक नेचर increases from बेरिलियम टू बेरियम। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर
increases from beryllium to barium। कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, किसका स्टेबिलिटी कम रहेगा। तो कभी कभी ये पूछा जाएगा इनमें से कौन बहुत ज्यादा सोल्यूबल रहेगा या कौन कम सोल्यूबल रहेगा। तो कभी ये पूछा जाएगा इनमें से किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा या किसका बेसिक कैरेक्टर कम रहेगा। एग्जांपल के लिए मैंने पूछा, मेरे पास दो हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है MgOH/2 और यहाँ पे मेरे पास है CaOH/2 और आप मुझे बताओ इन दोनों में से किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। इन दोनों में से किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो इन दोनों में से किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, इन दोनों में से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर कम रहेगा। ठीक है, तो ये होता है रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे मेटल है और मेटल का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो ये मेटल MCl2 बनेगा। क्या बनेगा? MCl2। यहाँ पे 2 मोल्स के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा रिएक्शन। तो इस प्रकार से ये रहेगा रिएक्शन विद एसिड, ये रहेगा रिएक्शन विद एसिड। सपोज मैं बोलता हूं कि डायरेक्टली मैंने रिएक्शन लिखा, मेरे पास कैल्शियम है और 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा CaCl2, साथ में मिलेगा H2। अब मैंने बोला ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है। वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे एक कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, ओके। तो इसमें हम देखेंगे तो यहां से कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हुआ, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हुआ, इसका मतलब कैल्शियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो क्लोरीन को कंपेयर नहीं करेंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और यहाँ पे 0 हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है। तो इस रिएक्शन में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और क्लोरीन हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है और इसीलिए इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कंसीडर करेंगे। हम क्या बोलेंगे? इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। एक बात और, यहाँ पे जो हैलाइड्स है, मैं इसको हैलाइड्स बोल सकता हूँ। कैन आई से हैलाइड्स? कैन आई से हैलाइड्स? बिकॉज दीज आर द बाइनरी मॉलिक्यूल्स। ये बाइनरी मॉलिक्यूल्स है और ये जो बाइनरी मॉलिक्यूल्स है इनके पास एक हैलोजन है। अरे ये देखो ना, यहां मैंने लिखा CaCl2। कैन आई से कैल्शियम क्लोराइड? कैन आई से कैल्शियम क्लोराइड? ये कैल्शियम क्लोराइड है ना, ये सब ना, ये कैल्शियम क्लोराइड है। अब ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इसमें कैल्शियम और क्लोरीन दो ही प्रेजेंट है तो ये बाइनरी है और दो में से एक क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे क्लोराइड। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ऐसे ही नॉर्मल हम लेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग मेटल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? मेटल क्लोराइड। सही है गलत? ये क्या है? मेटल क्लोराइड। ठीक है, तो कौन से मेटल क्लोराइड है? यहाँ पे रहेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ रहेगा कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे जो रहेगा ये रहेगा स्ट्रोंटियम क्लोराइड, सो ऑन। तो ये जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। ये जो होते हैं इनमें से पहला आता है बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड जो रहेगा ये पॉलीमर फॉर्म में होता है और बाकी सभी के सभी जो रहेंगे ये मोनोमरिक फॉर्म में होते हैं। क्या बोला मैंने? जितने भी क्लोराइड्स रहेंगे उनमें से
बेरिलियम क्लोराइड जो रहेगा वो पॉलीमर के फॉर्म में रहेगा, और बाकी के जो क्लोराइड्स रहेंगे ये मोनोमर के फॉर्म में रहेंगे, वो पॉलीमर के फॉर्म में नहीं रहेंगे। और एक बात और, यहाँ पे ये जो होते हैं इनके पास 8 मोल्स ऑफ वाटर, 8 मोल्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, 8 मोल्स ऑफ वाटर। इसके पास 6 मोल्स ऑफ वाटर होते हैं, इसके पास 4 मोल्स ऑफ वाटर होते हैं, इसके पास 4 मोल्स ऑफ वाटर होते हैं, इसके पास 8 मोल्स ऑफ वाटर होते हैं। इसका मतलब ये वाले मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रस है कि अनहाइड्रस है? दिस मॉलिक्यूल विल बी हाइड्रस और अनहाइड्रस। तो जिस मॉलिक्यूल्स के पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिस मॉलिक्यूल के पास वाटर मॉलिक्यूल होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं हाइड्रस मॉलिक्यूल। अब आप बोलोगे इनके पास वाटर आया कहां से? ये वाला जो कैल्शियम क्लोराइड है उसके पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन इस वाले कैल्शियम क्लोराइड के पास वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसको बोलेंगे अनहाइड्रस और इसको बोलेंगे हाइड्रस। तो ये अनहाइड्रस से हाइड्रस बनने के टाइम पे ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करता है, वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं केमिस्ट्री में, उन मॉलिक्यूल्स का काम होता है इफ वो अनहाइड्रस फॉर्म में है तो वो हाइड्रस फॉर्म में चले जाते हैं, और क्योंकि वो हाइड्रस फॉर्म में उनका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को मॉइस्चर को रिमूव करने के काम किया जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं डेसिकेटर। क्या बोलते हैं? डेसिकेटर। ये आपके अभी काम नहीं आएगा, जब आप हायर क्लास में जाओगे, जब हायर क्लास में जाओगे नहीं, ठीक है, देखो जब हायर क्लास में जाओगे तो इसका काम पड़ेगा। तो ये डेसिकेटर क्या होता है? डेसिकेटर जो होता है ये इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बाउल जैसे होता है, बाउल जैसे। हम यहाँ पे लीड को यूज करते हैं इसको कवर करने के लिए, दिस इज लीड। यहाँ पे एक सरफेस होता है ऐसे, और इस सरफेस में छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उसके इनसाइड में CaCl2 को रखा जाता है, और ये वाला जो CaCl2 होता है वो अनहाइड्रस होता है। सपोज मैंने कोई केमिकल कंपाउंड की है, उस केमिकल कंपाउंड में मुझे जो प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट में थोड़ा सा मॉइस्चर है। अब उस मॉइस्चर को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम किसी अनहाइड्रस मॉलिक्यूल के साथ उसको रखें, तो ये अनहाइड्रस क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करेगा, तो उस सैंपल का जो वाटर था, मॉइस्चर था, वो निकल जाएगा। तो दूसरा तरीका ऐसा है, हमारे पास जो सैंपल है, जिस सैंपल में वाटर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको हीट करो। तो इफ हम उस मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो सकता है। उस टाइम पे हम उस सैंपल को हीट नहीं करते, हम क्या करते हैं, ऐसे डेसिकेटर में यहां रखते हैं, यहाँ पे। तो यहां रखने से क्या होगा, उस सैंपल के अंदर का जो मॉइस्चर था वो ये अनहाइड्रस CaCl2 लेगा, क्योंकि अनहाइड्रस CaCl2 अनस्टेबल होता है और हाइड्रस CaCl2 ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे मॉलिक्यूल के लिए दो तरीके के वर्ड को यूज किया जाता है, या तो उनको कहा जाता है हाइग्रोस्कोपी, या उनको कहा जाता है हाइग्रोस्कोपी, या तो उनको कहा जाता है डेलिक्वेशन। क्या कहा जाता है? डेलिक्वेशन। ठीक है, तो ये दो तरीके के टर्मिनोलॉजी को यूज करना होता है उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो मॉलिक्यूल अनहाइड्रस से हाइड्रस इजीली बनते हैं, और उसके लिए वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करेंगे। अब कौन सा मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करेगा, ये हर मॉलिक्यूल का टेंडेंसी अलग अलग होता है। कोई मॉलिक्यूल ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब कर सकता है, कोई मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कम वाटर मॉलिक्यूल को यूज कर सकता है। तो यहाँ पे ये 4, 6, 8 जो लिखा हुआ है, ये उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड है, उसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, हर किसी का कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है वो कितने वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब कर सकता है। जितने वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करेगा उतने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखेंगे। तो
अनहाइड्रस मॉलिक्यूल वाटर को एब्सॉर्ब करता है, इसीलिए उनको हाइग्रोस्कोपिक या तो डेलिक्वेशन कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक या तो डेलिक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है डेसिकेटर, जिसके अंदर अनहाइड्रस मॉलिक्यूल होता है जो किसी सैंपल के अंदर का जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इस डेसिकेटर के अंदर अनहाइड्रस मॉलिक्यूल को यूज करेंगे। आफ्टर सम टाइम इस CaCl2 को चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमने बहुत बार उसको यूज किया तो क्या हो गया, जितना भी अनहाइड्रस CaCl2 था वो हाइड्रस बन गया। जब वो हाइड्रस बनेगा तो वाटर को रिमूव नहीं करेगा, ठीक है, वो नहीं। हाँ, महावीर आपने पूछा है बेरिलियम पॉलीमर फॉर्म में क्यों जा रहा है, उसका रीजन ऐसा है इसमें बेरिलियम का साइज छोटा है, और बेरिलियम का साइज छोटा होने की वजह से वो इजीली पॉलीमर बना सकता है। तो दैट इज द रीजन, स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम इज द रीजन बिहाइंड व्हाई दे फॉर्म पॉलीमर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये है रिएक्शन विद एसिड। अब मैंने आपको पूछा क्या मैं CaCl2 जो अनहाइड्रस है और ये CaCl2 हाइड्रस है, तो मैं बोलता हूं अनहाइड्रस CaCl2 वाटर को रिमूव करने का काम करेगा, सही है। अगर अनहाइड्रस CaCl2 वाटर को रिमूव करने का काम करेगा, सही है। अगर अनहाइड्रस CaCl2 वाटर को रिमूव करने का काम करेगा, सही है। अगर और जो मॉलिक्यूल वाटर को रिमूव करने का काम करता है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो अनहाइड्रस मॉलिक्यूल होते हैं, इस अनहाइड्रस मॉलिक्यूल को हम लोग बोल सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रिएक्शन विद एसिड एक बार देख लेना है, समझा है तो हैंड रेज करना है, नहीं समझा है तो अपने डाउट्स जो रहेंगे वो चैट बॉक्स में लिख भेजना है। Okay, no doubts. I am erasing it. You can take screenshot. हर बार बोलूंगा ना मैं, जैसे लिख के हो जाता है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Okay, suppose ठीक है, ओके, देवर्स दोनों पॉसिबिलिटी है, MgO भी पॉसिबल है, MgOH/2 भी पॉसिबल है। टेम्परेचर हल्का सा ज्यादा रहेगा तो MgO रहेगा, और नॉर्मल कंडीशन रहेगा तो MgOH/2 रहेगा। देवर्स इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सोल्यूबिलिटी, ओके, दिया सोल्यूबिलिटी का रीजन ये हो सकता है उनका आयोनिक कैरेक्टर। आप टॉप में देखोगे तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर कम रहेगा, बॉटम वाले में जाओगे तो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा। दैट्स सिंपल। ओके, लिया बिकॉज आयोनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सपोज मैंने आपको बोला है यहाँ पे मेरे पास मैग्नीशियम है और इसका रिएक्शन Cl2 के साथ किए तो क्या मिलेगा। मेरे पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ किया तो क्या मिलेगा। वेरी सिंपल, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या मिलेगा, MgCl2। क्या मिलेगा, MgCl2। ऐसे ही मैंने यहां लिख दिया X2। X2 का मतलब क्या होता है, F2, Cl2, Br2 और I2। हमने लिख दिया मेटल का रिएक्शन X2 के साथ किया तो यहां पे मिलेगा मेटल X2।
क्या मिलेगा, मेटल X2। बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंटियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड अभी देखा था। हाइड्रस रहेगा, अनहाइड्रस रहेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, डिलिक्विशन बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक बोलेंगे, ठीक है। तो वो इसके अंदर भी आएगा, सेम एज इट इज। सपोज मैंने आपको बोला है मैग्नीशियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर लिया, अब मैग्नीशियम का रिएक्शन H2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम का रिएक्शन H2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम का रिएक्शन H2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, यहां पे बन जाएगा MgH2, क्या बनेगा, MgH2। सपोज हम यहाँ पे Mg रहेगा, मतलब यहां लिख सकते हैं M का मेटल H2 के साथ किया तो MH2 बना, क्या बना, MH2। सपोज यहाँ पे बेरिलियम है तो बेरिलियम हाइड्राइड, सपोज यहाँ पे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्राइड, सपोज यहाँ पे कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्राइड, सपोज यहाँ पे स्ट्रोंटियम है तो स्ट्रोंटियम हाइड्राइड, सपोज यहाँ पे बेरियम है तो बेरियम हाइड्राइड। तो इतने सारे हाइड्राइड हम बना सकते हैं, इतने सारे हाइड्राइड्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। उनमें से ये जो कैल्शियम हाइड्राइड होता है, ये कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है इसको कहा जाता है हाइड्रोलिथ। इसका एक कमर्शियल नेम है हाइड्रोलिथ। क्यों बोलते हैं वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसको हाइड्रोलिथ नाम से जाना जाता है, इसको हाइड्रोलिथ नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लियर। देखो सभी के सभी रिएक्शन जो है वो सिमिलर पैटर्न के ही है, सभी के सभी रिएक्शन जो है वो सिमिलर पैटर्न के है। एक बार आपको ये समझ में आ गई कि रिएक्शन करते कैसे है तो ये इजीली क्लियर हो जाएगा। सभी के सभी रिएक्शंस एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। एक बार आप रिएक्शन विद H2 और रिएक्शन विद H2 को देख लो, समझ में आ गया है तो हैंड रेज करो, नहीं समझा है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। साहिल समझ में नहीं आया, त्रिशा हैंड रेज नहीं हुआ मतलब समझ में नहीं आया, ऐसा है। ऋषभ क्या हुआ, समझ में नहीं आया ऋषभ, मतलब मेरे बोलने के बाद आप हैंड रेज कर रहे हो, ऐसा है नहीं, मतलब ये जबरदस्ती वाला हैंड रेज हुआ। तो हैंड रेज करने में कितना टाइम लगता है, समझ में आ गया तो। हाइड्रोलिक क्यों बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन नेम है। अब पिज्जा को पिज्जा क्यों बोलते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, उसका नाम है बस, ठीक है। अब पिज्जा का नाम लिया तो देखो हैंड रेज हो गए, जैसे पिज्जा का नाम लिया तो हैंड रेज बढ़ गए, और केमिस्ट्री चल रही थी तो किसी का हैंड ऊपर नहीं आ रहा था, अच्छा है। ठीक है, हाँ। अब ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का सेशन यहीं पे खत्म कर देते हैं। डेसिकेटर समझ नहीं आया, देखो अर्थात डेसिकेटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, हॉटपॉट के जैसा होता है जहां पे हम लोग रोटियां रखते हैं, ठीक है। तो डेसिकेटर जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, ये सरफेस होता है और इस सरफेस में स्मॉल होल्स होते हैं, और यहाँ पे रखा जाता है CaCl2 जैसा अनहाइड्रस सब्सटेंस,
और सपोज हमने यहाँ पे एक ऐसा सैंपल रखा हुआ है, एक ऐसा सैंपल रखा हुआ है जिस सैंपल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, जिस सैंपल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, और इसको क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो H2O है, वो यहां से निकल के वो ये एब्सॉर्ब करेगा। तो इस सैंपल के अंदर का जितना भी वाटर मॉलिक्यूल था वो इस अनहाइड्रस मॉलिक्यूल के साथ जाएगा। तो ये वाला जो हमारा सैंपल के अंदर मॉइस्चर था, उस मॉइस्चर को हमने रिमूव किया, और इस मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करता है डेसिकेटर का काम। राज क्या हुआ, पिज्जा की याद आई? ठीक है, ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।